आज 14 अप्रैल मंडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये वीडियो। और इस वीडियो में हम 5 ऐसे कंपनीज एनालाइज करेंगे विच वुड बी अंडरगोइंग केपेक्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, राइट। तो नीडलेस टू से केपेक्स अगर कंपनीज में होते हैं इट्स अ फ्यूचर साइन ऑफ ग्रोथ। तो केपेक्स नॉर्मली 1 2 3 साल जो भी जितना भी वक्त लेते हैं, वॉट एवर द जेस्टेशन पीरियड ऑफ दैट केपेक्स इज, उसके बाद जब केपेक्स फायर करना शुरू होता है तो रेवेन्यूज में there is incremental revenue which affects the profitability in a positive manner. So this is a basic explanation around why it is important to study companies which are doing capex and track them very closely, right? capex companies में या capex करने वाली companies में दो चीज़ें ध्यान रखनी important है। एक तो उसका gestation period, right? और जेस्टेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से जेस्टेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने 2 साल का लेट्स से केपेक्स करने के लिए कहा है और करीबन 4 साल लग जाते हैं तो फिर whatever revenues that we are talking about that won't come in the next 2 years. Secondly, बहुत सारे जो केपेक्स करते हैं कंपनीज, दीज आर B2B कंपनीज। तो B2B में जो सेल्स ग्रोथ होता है वो बहुत लंपी होता है, राइट। ऐसे हो जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल स्टील सेक्टर में बहुत बार ऐसे हुआ है कि जो भी कंपिटिटर्स है किसी एक कंपनी के, उन्होंने भी केपेक्स किया है, उस कंपनी ने भी केपेक्स किया है, 3 साल केपेक्स करके सब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाए हैं, एंड आफ्टर 3 years देयर वाज नो डिमांड टू काइंड ऑफ केटर टू, राइट। और देयर वाज अ immense supply glut due to which then companies have to sell their products at a very discounted value. तो capex का project execution risk अगर delay हो जाता है, and gestation period is a very important thing. That's what I wanted to say. One thing. Second thing, capex अगर लग रहा है तो फिर इसको फंड कौन कर रहा है, राइट। तो पिछले 4 साल में तो इक्विटी डाइल्यूट कर करके बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, बहुत सारी कंपनीज ने अच्छा केपेक्स रेज, अच्छा एक तरह से इक्विटी डाइल्यूट करके कैपिटल रेज किया। तो केपेक्स फंड होना काफ़ी आसान था पिछले 4 साल में, अब थोड़ा मुश्किल हो गया है, राइट। बट नॉर्मली वी वुड प्रिफर एंड वी वुड वांट टू काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन कंपनीज विच फंड देयर केपेक्स थ्रू देयर इंटरनल कैश अक्रूवल्स या फिर थोड़ा डेट लेके करे। इक्विटी डाइल्यूट करेंगे तो फिर हमारे जैसे इन्वेस्टर्स की वैल्यू कम हो जाती है। वी डू नॉट वांट पीपल विच डू अ लॉट ऑफ capex by equity dilution. It's not a good thing for us, right? Especially people who invest in those companies. It's not a good thing. So let's dive into the companies which we want to analyze. So these are 5 companies. The first one is Jupiter Wagons. काफी famous company है, पिछले bull market का leader रह चुका है Jupiter Wagons, right? डब्बे बनाती है रेलवेज के, व्हील शाफ्ट्स या व्हील सेट्स बनाती है रेलवेज के, राइट। तो करीबन 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आई वुड कैटेगराइज दिस एज अ मिड कैप कंपनी, राइट। करीबन 2,500 करोड़ का केपेक्स करने वाली है अगले 3 साल में इन अ फेस्ड मैनर। इनकी एक सब्सिडरी है विच हैज वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद अ स्लोवाकियन काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो व्हील सेट्स दे वांट टू मैन्युफैक्चर क्योंकि वैगन्स का फंडा ये होता है कि देर इज़ नॉट इनफ प्राइसिंग पावर, क्योंकि बिडिंग के थ्रू आपको आपके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट के लिए से आप डिब्बे बनाना चाहते हैं, वंदे भारत के डिब्बे बनाना चाहते हैं, द गवर्नमेंट नॉर्मली गिव्स इट टू द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। तो ज़्यादा मार्जिन्स नहीं होते और करीबन सिक्लिकल, और ये इंडस्ट्री सिक्लिकल इंडस्ट्री है क्योंकि द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग। एक बार ट्रेन बन गई तो करीबन 15-20 साल तो चलती है। तो इट्स वेरी लंपी, इट्स अ B2B सेटअप, इट्स अ वेरी लंपी काइंड ऑफ अ बिजनेस। एंड तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को टू बी लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। तो ये कंपनी भी बैक एंड इंटीग्रेशन करके व्हील्स के शाफ्ट बना रही है, व्हील्स के एक तरह से सेट्स बना रही है, फॉर विच ये 2,500 करोड़ का इनको एक तरह से केपेक्स आउटले इन्होंने घोषित किया है। द जेस्टेशन पीरियड इज 3 years. The order book that this company has is 6,325 crore, 1.7x revenues की order book है। अगर order book 2x होती है revenues के for the last 4 quarter, then you have a multi-bagger in hand. मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये multi-bagger, ये already multi-bagger बन चुकी थी, but कुछ अच्छा इसमें profitability आ सकता है as things move ahead, right? तो इस कंपनी का चार्ट देख लेते हैं पहले, राइट। सो इफ यू लुक ओवर हियर, जुपिटर वैगन्स काफ़ी ऊपर गया था। जुलाई 2024 से जो फॉल शुरू हुआ है वो 350 पे आया, 750 से 350 शेयर टूटा है। यहाँ पे टूटना शुरू किया बिकॉज दिस इज़ वेयर द कंपनी काइंड ऑफ अनाउंस्ड QIP ऑफ अराउंड 800 करोड़। तो इक्विटी डाइल्यूट किया है, तो जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट आया ये स्टॉक एक तरह से गिरना शुरू हुआ। एंड देन इफ़ यू लुक एट द फॉल ओवर ईयर, दिस फॉल, देन इफ़ यू लुक एट द नंबर्स जो पिछले 1 साल का अगर आप
सेल्स डेटा देखोगे, प्रॉफिट डेटा देखो तो आपको काफ़ी एविडेंट होगा. सो इन द लास्ट 1 year द कंपनी grew at 23%. Normally our cutoff is 12%, 15%, but this company grew at 23%, which is phenomenal sales growth. But the fall in the stock price was because of the fact कि पिछले 3 साल में 54% से ग्रो की थी और पिछले 5 साल में 76% से ग्रो की थी. तो obviously 23% is too less as compared to the last 3 years, 5 years sales growth that the company saw. Right? पिछले साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है करीबन 41% का है. अगेन 3 साल, 4 साल, 5 साल के बेंचमार्क में इतना अच्छा नहीं है. इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से कम है. तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट अगर मैनेजमेंट 100 रुपये अपने बिजनेस में लगाता है तो उसको 100 रुपये पे यहाँ पे लेट्स से 5 साल में 17 रुपये का फायदा हो रहा है साल दर साल. सो दीज आर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म मेट्रिक्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी और ये दोनों मैट्रिक खराब हो सकते हैं अगर समझो जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क की मैं बात कर रहा था कि अगर 3 साल की चीज़ अगर 5 साल लगा दे तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ठप हो जाता है. और नॉर्मली जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं उनमें ROE ROC कम होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप IT के बिजनेसेस देखोगे तो उसमें ROE ROC 50%, 40%, 30% होता है क्योंकि एसेट लाइट बिजनेसेस होते हैं. राइट? सो ROE ROC इज ओकेश ओवर ईयर 20% से नीचे. वी नॉर्मली इन्वेस्ट इन और वी नॉर्मली look at companies which have 25 plus, if not 25 plus, at least 20% का तो ROE ROC होना चाहिए. राइट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज अ cyclical ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हेवीली competitive इंडस्ट्री. राइट? लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर आगे ले जाता है क्योंकि बिड्स देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट सेलेक्ट करता है जो सबसे सस्ते में एक तरह से काम करके दे. राइट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखो कितना जबरदस्त फ्लक्चुएट कर रहा है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट इज -71% एंड देन 13% एट वन एंड. तो ये पूरा cyclical है, फ्लक्चुएट करता है. The replacement value of the business or the product that this business makes or this company makes is very very high. ट्रेन के डिब्बे हम हर 2 साल में नहीं बनाते, 15, 20, 25 साल का एक तरह से लाइफ साइकिल होता है, लाइफ टाइम होता है उस ट्रेन का. राइट? नेट प्रॉफिट मार्जिन इज लेस देन 10%. राइट? तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो इंटरेस्ट कॉस्ट और नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह काफ़ी लगते हैं. तो द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज लेस देन 10%. राइट? CFA to EBITDA इज 0.2%. तो यहाँ पे इट्स नॉट द फैक्ट. CFA to EBITDA इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू कलेक्ट कैश फ्लोज. मतलब काम खत्म कर दिया, प्रोडक्ट पहुंचा दिया, अब पैसा दे दो भाई. बट अगर ये 0.8 से नीचे रहा तो इसका मतलब है कि कंपनी सक्सेसफुली कैश फ्लोज निकाल नहीं पा रही है अपने क्लाइंट से. तो इसके क्लाइंट्स बेसिकली आपके गवर्नमेंट होते हैं, टाटा महिंद्रा जैसे, कैपिटल गुड्स जैसे कंपनीज होते हैं, L&T वगैरह क्लाइंट्स होते हैं. इस कंपनी का वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा निकाल पा रही है बट ये 0.2 इतना कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है. तो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल जो है या काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो जो है वो इन्वेंट्री में अटका हुआ है. तो कैश फ्लो अवेलेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. राइट? अगर आसानी से कंपनी अपने क्लाइंट से पैसा निकाल लेती है देन कंपनी के बिजनेस मॉडल में बार्गेनिंग पावर है. इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में डिसेंट बार्गेनिंग पावर है. बट प्रॉब्लम ये है कि कैश फ्लो आ भी जाता है बट इन्वेंट्री में फंस जाता है. तो 0.2 इज द CFO to EBITDA. दिस इज नॉट अ रेड फ्लैग बट दिस मेट्रिक मेक्स मी वेरी इनकन्वीनियंट. राइट? FCF नेगेटिव कंपनी है. राइट? फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी नहीं है, बहुत सारा पैसा इन्वेंट्री में फंस जाता है. अगर आप री इन्वेस्टमेंट रेशियो पिछले 3 साल का देखोगे तो काफ़ी वीक है. बट ये 2500 का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आई थिंक दिस शुड काइंड ऑफ सॉल्व दिस काइंड ऑफ द वीकर नंबर्स दैट यू सी ओवर हियर. इक्विटी डाइल्यूट किए कंपनी ने पिछले साल जुलाई 2024 में, एक तरह से उसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिरा है. डेट देखेंगे आप कंपनी पे ज़्यादा नहीं है बट वर्किंग कैपिटल डेट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इन्वेंट्री डेज काफ़ी ज़्यादा है. 117 के इन्वेंट्री डेज है. So if you see over here, it's 58 over here, it's 117 over here, and inventories on the balance sheet are very very high. It's 963 crores. तो inventories की वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लोन्स लेना पड़ता है. इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप इस कंपनी की ज़्यादा नहीं है. FI प्लस DI को अगर क्यूमुलेट कर दे तो करीबन 5% है, 15% से नीचे. बट इट्स नॉट अ हिडन कंपनी. दुनिया भर को पता है कि जुपिटर वैगन्स क्या करती है और किस तरह का स्टॉक प्राइस एक तरह से ऊपर गया था. राइट? द P दैट दिस कंपनी इज कमांडिंग राइट नाउ इज 40. एक वक्त में जब फरवरी में मार्केट टूटा था तो करीबन 30 पे P आया था. आई स्टिल थिंक कि 40 इज़ अ वेरी हाई P फॉर अ B2B कंपनी. लंपी सेल्स ग्रोथ है जिसका राइट प्राइसिंग पावर नहीं है. राइट? कंपिटिटिव एक तरह से सेगमेंट में ऑपरेट करती है. आई थिंक जब वो 25-30 तक पी गया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम समवन वुड हैव बॉट दिस कंपनी. देन अगले 2 से 3 साल में वन कुड हैव इजीली मेड मनी, डिसेंट मनी आउट ऑफ इट. राइट? तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. 3 साल का इनका
gestation period है. So this was the first company. We'll go to the second company, which is API Greenpack. API Greenpack जो है ये पैकेजिंग कंपनी है, ग्लास कंटेनर्स बनाती है. तो अल्कोहल के बॉटल्स अगर आप देखोगे तो जो अल्कोहल के बॉटल्स होते हैं वो ग्लास कंटेनर्स जो होते हैं वो बनाती है कंपनी ग्लास के, और उनके जो कैप्स होते हैं प्लास्टिक के वो भी एक कंपनी बनाती है. सो इट्स लाइक द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन ग्लास कंटेनर्स विद अ मार्केट कैप फॉर अराउंड 20%. केपेक्स करीबन 700 करोड़ का कर रही है. जेस्टेशन पीरियड का पता नहीं है कि 3 साल में खत्म करेगी, 4 साल में खत्म करेगी. सो दैट इज समथिंग विच वील हैव टू फिगर आउट, बट कंपनी इज नॉट वेरी क्लियर कि कितने साल में अपना काम खत्म करेगी. इस कंपनी का अगर आप पिछले सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफी वीक है. पिछले 10 साल का सेल ग्रोथ 4%, 9% है. पिछले 1 साल का तो -1% है. Even if you look at the profitability for the last 1 year, it's just 3%. तो काफी वीक ग्रोथ है इस कंपनी का, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ. बेसिकली कंपनी का ROE ROC भी काफ़ी वीक है. ये तो 10% 11% तक का ROE ROC है, बट जब आप P&L देखते हो तो P&L काफ़ी सॉलिड लगता है. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी सॉलिड है. तो 19% था, 12% था, 23% है, और ये नॉन सिक्लिकल है. इसमें इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी प्राइसिंग पावर है. ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी ने दिखाई है. वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक तरह से बेचती है. बकार्डी जैसे क्लाइंट्स है इसके, कार्ल्सबर्ग, बकार्डी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज कुछ है जो इनके क्लाइंट्स है, राइट. तो क्लाइंट्स काफ़ी सॉलिड है. इनके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लाइंट्स है, करीबन टॉप 10 क्लाइंट्स है. इनका अराउंड 80% बिजनेस आता है. बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टेल्स यू अ लॉट अबाउट द प्राइसिंग पावर दैट द कंपनी हैज विद इट्स प्रोडक्ट. तो प्राइसिंग पावर काफ़ी सॉलिड है. नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 10% है, 11% है. आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की अच्छी है, राइट. CFO to EBITDA is 0.8%. कंपनी काफ़ी सक्सेसफुली कैश फ्लोज कलेक्ट कर पा रही है अपने एंड कस्टमर से. फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़बरदस्त है. 93% का री इन्वेस्टमेंट रेट है पिछले 10 साल का, बट पिछले 3 साल का काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है. तो ये 700 करोड़ मे बी वुड बी one would look at an investment like 700 crores as decent investment for this company. करीबन 5,000 crore का market capitalization इस कंपनी का. कंपनी ने equity dilute नहीं की है, which is good thing, right. equity dilute नहीं की है इस कंपनी ने, right. थोड़ा बहुत डेट है बैलेंस शीट पे, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा डेट है. करीबन 500 करोड़ का डेट है एक तरह से बैलेंस शीट पे, राइट. इफ यू लुक ओवर हियर, एंड डेट टू इक्विटी एक तरह से 2022 में 0.6 चला गया था, फिर 0.3 होकर अभी कम हुआ है. बट देयर इज enough debt on the balance sheet, whether it is long term as well as short term debt, right. The P&L of the company is really good. Balance sheet is not that very solid. Equity dilution नहीं किया है, but डेट बहुत ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत लग रहा है P&L पे. फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट इज 60%, तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस काफ़ी है, राइट. इंस्टीट्यूशनल स्टेक्स 15% से कम है, सो इट्स गुड. वैल्यूएशन भी कंपनी की काफ़ी कमज़ोर है, राइट. 16 या 17, कमज़ोर तो नहीं कहूँगा, काफ़ी फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि ग्रोथ नहीं दे रही है तो फिर किस बात का वैल्यूएशन मिलेगा कंपनी को. फॉर एग्जाम्पल जुपिटर वैगन्स 40 का P लेके बैठी है, बिकॉज इट हैज़ गिवन डिसेंट ग्रोथ इन द पास्ट, एंड इट हैज़ ऑल द indicators of solid growth in the future as well. तो मार्केट ने उसको 40 का P दिया है. मार्केट इसको 16 का P दे रहा है क्योंकि मार्केट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी. बट in spite of that, the company has done capex of around 700 crores, right? So that is something which has to be noted. The third company is Pitti Energy. करीबन 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. इस कंपनी ने कितना केपेक्स किया है वो देख लेते हैं एक बार. So the capex that this company has done, we did not get any numbers over here, but the sheet metal capacity is going to go from like 90,000 to around 82. Is going to go to 90,000 from around 82,000. Plus इनका जो machining work hours है वो भी बढ़ेंगे for the kind of capacities that this company is planning, right. Order book is 800 crores, which is 0.5x of the revenues. तो इतना ज़बरदस्त order book नहीं है, but एक बहुत high growth company है. If you see over here, it's पिछले 3 साल का sales growth 32%, पिछले 1 साल का 25%. Look at the profitability as well, 45-53%. ROE ROC कम है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो ROE ROC 20% से नीचे है, राइट. इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, दीज आर नॉन सिक्लिकल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स. अगर आप देखें यहाँ पे 15% का एक तरह से ग्रोथ दिख रहा है. पिट्टी इंजीनियरिंग जो है ये इलेक्ट्रिकल लैमिनेशंस बनाती है. फ्यू जो भी ये कैपिटल गुड्स होते हैं, राइट, उनके लिए आपको बहुत सारे
औजार तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे सिस्टम्स चाहिए, प्रोसेसेस चाहिए, इलेक्ट्रिकल लैमिनेशंस बनाती है, इंजीनियरिंग कंपनी है ये, राइट। एंड इसका अगर आप नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो कमज़ोर है, 10% से कम है, 6% 7% से एक तरह से है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बैलेंस शीट इज़ ह्यूज और डिप्रिसिएशन भी ज़्यादा है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट भी कंपनी के बहुत ज़्यादा है, राइट। CFO to EBITDA is 0.7, successfully recovers cash from its clients, yes, 0.7 है, which is decent. Free cash flow negative कंपनी है, reinvestment rate पिछले 10 साल का 186% है, पिछले 3 साल का भी सॉलिड है। तो कंपनी एक तरह से भर भर के एक तरह से इन्वेस्ट करती है, बहुत बार इक्विटी डाइल्यूट कर चुकी है। जुलाई 2024 में करीबन 300 करोड़ का QIP किया था, तो तभी इक्विटी डाइल्यूट किया है। डेट भी भर भर के है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे डेट ऑन द बैलेंस शीट इज 235 करोड़, शॉर्ट टर्म डेट इज 234 करोड़। प्रमोटर्स ने स्टेक्स भी प्लेज किया है, तो एक कंपनी एक तरह से कैपिटल की भूखी है एंड कैपिटल रेज करती है, बट इसका जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ है, इसलिए पी उसको करीबन 32 का दिया है मार्केट ने। पिछले 5 साल का मीडियन पी वॉज 22 एंड पिछले 10 साल का वॉज 10, PEG इज 1.1। सो इफ वन इज लुकिंग एट अ हाई ग्रोथ कंपनी जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी लिमिटेड है और कहीं ना कहीं श्योरिटी भी है कि EPS ग्रोथ 20-25% का अगले 1-2 साल तक आएगा, थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कंपनी में कम है, तो थोड़ा खतरा है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, बट आई थिंक इट्स अ फेयरली अग्रेसिव कंपनी टू लुक एट, राइट। द नेक्स्ट कंपनी दैट वी लुक एट इज जीना सीखो लाइफ केयर, करीबन 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आयुर्वेदिक हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स होते हैं इनके, काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स है, करीबन 100 सिटीज़ में 1500 बेड्स है इस कंपनी के। केपेक्स इज 1.5 करोड़ फॉर a 500 बेड हॉस्पिटल इन जम्मू, राइट। तो जीना सीखो कंपनी का जो अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे, इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी। तो जैसा दिसंबर में स्टॉक मार्केट टूटा तो उसके साथ स्टॉक प्राइस भी टूटा, और जैसा मार्केट ठीक हुआ ये स्टॉक प्राइस एक तरह से ऊपर जूम करके एक तरह से जो दिसंबर 2024 का एक तरह से स्टॉक प्राइस है उस पर आ गया। तो इससे बहुत कुछ कंपनी के बारे में पता चलता है। नॉर्मली ऐसे कंपनीज जूम अप करते हैं जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं फंडामेंटली, जब एक एक इवेंट आके चला जाता है, तो दीज आर द कंपनीज विच बाउंस बैक। सो दिस कंपनी हैज बाउंस बैक बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सेल्स ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 40% फॉर वन लास्ट ईयर, 55% इज पैट ग्रोथ। इसका ROE ROC जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ROE इज 43% बट ROC इज 13%, ये थोड़ा डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा लगा, इसको एक सेकेंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी इस कंपनी को। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज फिनोमिनल, इट्स लाइक 29%, राइट। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज 21%, तो काफ़ी छोटी कंपनी है, राइट। बहुत रिसेंटली 2022 में लिस्ट हुई है कंपनी। CFO to EBITDA में ज़्यादा नहीं देखेंगे, आई वुड कैटेगराइज दिस एज अ माइक्रो कैप राइट नाउ एटलीस्ट, राइट। फ्री कैश फ्लो 20 करोड़ दिख रहा है, राइट, एंड री इन्वेस्टमेंट रेट है 64 करोड़, राइट। कंपनी बहुत रिसेंटली एक तरह से लिस्ट हुई है। डेट आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा इस कंपनी में। इफ़ यू लुक एट द डेट इट्स फेयरली डिसेंट, देयर इज़ नो डेट, शॉर्ट टर्म डेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट। एक एसेट लाइट मॉडल ही कहूँगा, हॉस्पिटल्स है ज़्यादा, कुछ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स है, करीबन 28% का एक तरह से फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट का रेशियो दिख रहा है, राइट। एंड दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ PE ऑफ 67। आई थिंक द PE इज अ बिट मोर, बट द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट इट इज गिविंग, नॉर्मली मैं एक थंब रूल यूज़ करता हूँ कि इफ द EPS is let's say 25%, the PE should not be more than 50 for that company. तो मैं कहीं ना कहीं एक thumb rule लगाता हूँ कि the PE should be 2x of the EPS growth. So the EPS growth that this company is given is around 55%, right, for the last 1 year. तो उस महीने में या उस thumb rule में 110 इसका PE, anything below 110 is good, but I think 67 is too high a PE, right। ये सब माइक्रो कैप कंपनीज है। अगर CFO to EBITDA 0.8 या 8 से ज़्यादा होता तो मैं कहीं ना कहीं आई वुड हैव कहीं ना कहीं बोलता कि कैश फ्लोज आ रहे हैं, बट इट्स 0.5। कैश फ्लोज बार्गेनिंग पावर इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, एंड इट लुक्स लाइक अ डिसेंट कंपनी। डिविडेंड यील्ड 0.18% है। नॉर्मली ये जो स्मॉल कैप्स होते हैं ये लोग डिविडेंड यील्ड्स वैसे भी देते नहीं है, राइट। सो देयर इज प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ लाइक EPS growth of 25%, 26%, 25% or more, but I think because of the PE
it will be a bit difficult to make money in the next 1 or 2 years. तो अगर कोई इवेंट आता है तो ये गिर जाती है बहुत, इसका स्टॉक प्राइस गिर जाता है, then one could look at this company and Pitti Engineering and also Jupiter Wagons once more, right? But we need an event to get into these companies, right? Let's go to the last company. This is the last company, Sky Gold. इसका मैंने एक full fundamental analysis किया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा. करीबन 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है. B2B manufacturer. It's like a contract manufacturing for all these consumer facing companies like P.N. Gadgil and Titan and Senco Gold. कारीगरों की एक तरह से टीम है इनकी, और बढ़िया एक तरह से गोल्ड के डिजाइंस, ज्वेलरी डिजाइंस बनाते हैं. इट इज डूइंग अ केपेक्स ऑफ 100 CR बिकॉज इट वांट्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी फ्रॉम 1 टन kg per month to around 4.5 टन kg per month. इसका जेस्टेशन पीरियड करीबन 3 साल का है. इस कंपनी के ऊपर मैंने एक बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया है, उसका लिंक मैं नीचे लगा देता हूँ. यू वुड फाइंड इट बेनिफिशियल, राइट? स्काई गोल्ड का जैसे मैंने बताया कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अनबिलीवेबल है. 100% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ है. रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है. तो एक तरह से पैसा जो बन रहा है बिजनेस में वो 23% से बन रहा है, और खर्च जो हो रहा है वो 100% से खर्च हो रहा है. मतलब सैलरी जो है वो 1 लाख की है और जो खर्चे है वो करीबन 3 लाख के. तो ऊपर के 2.5 लाख कहाँ से आएंगे? तो कंपनी के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है इक्विटी डाइल्यूशन की. मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ ये कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है तो बार बार इक्विटी डाइल्यूट करती है. इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द लास्ट 3 years दे जस्ट काइंड ऑफ गो ऑन इंक्रीजिंग. तो काफ़ी ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट करती है ये कंपनी, राइट? CFO टू EBITDA -1.0 है. ये थोड़ा इशू है. OPM जो है ट्रेडिंग कंपनी है ये एक तरह से. इट्स द काइंड ऑफ OPM, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यू गेट लाइक 2% 3% ट्रेडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से. कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है ऐसा लग रहा है इसको देख के. कारीगरों की टीम है. तो इट्स बेसिकली द गोल दैट द फ्रंट एंड कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज गिव इट टू देम. ये टाइटन वगैरह एंड अच्छे से गोल्ड के ऊपर डिजाइन विजाइन बना के एक तरह से ये अपने क्लाइंट्स को दे देते हैं. नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 2% है, राइट? कंपनी के बैलेंस शीट पे ठीक ठाक डेट है, राइट? डेट बोल रहा हूँ, डेट है कंपनी के बैलेंस शीट में. शॉर्ट टर्म डेट बहुत ज़्यादा है, 392 करोड़ का शॉर्ट टर्म डेट है. ऑब्वियसली CFO टू EBITDA अगर माइनस में है, अगर पैसे नहीं आ रहे क्लाइंट से, तो फिर सैलरीज कौन देगा एम्प्लॉयज़ को? तो कहीं ना कहीं फिर ये लोन लेना पड़ता है शॉर्ट टर्म का, राइट? तो लॉन्ग टर्म डेट इज अराउंड 63 करोड़ विच इज ओके, राइट? ट्रेड रिसीवेबल्स अगर आप देखोगे 246 करोड़ है, बट इट्स अ वेरी हाई ग्रोथ कंपनी, राइट? 246 करोड़ का है. एंड इसमें खासे FIIs DIIs इन्वेस्टेड है. इफ नॉट 15% एटलीस्ट 12-13% के FIIs DIIs इन्वेस्टेड है. और इस कंपनी का PE जो है वो 43 का PE है. इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी अगर आप देखोगे तो एक पीक हिट किया, उसके बाद ऐसा कोई बहुत मेजर कुछ टूटा नहीं है. 40% 50% से धीरे धीरे ही कम हो रहा है. एंड एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए कि ये जेम्स एंड ज्वेलरी जो भी सेगमेंट है, इसका जो भी ये टैरिफ वगैरह पे होगा इसका बहुत मिनिमल इम्पैक्ट होगा. ये कंपनी प्रिडोमिनेंटली डोमेस्टिक कंपनी है. कुछ US में रिटेल स्टोर करने की बात कर रही होगी, ये बात कर रही थी एटलीस्ट प्रीवियस क्वार्टर में इनके मैनेजमेंट. बट मुझे लगता है कि टैरिफ वगैरह आने की वजह से वो सब प्लान्स जो है ये लोग थोड़ा डिले कर देंगे. तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला टैरिफ पे. काफ़ी रिसेंट कंपनी है ये, हाई ग्रोथ कंपनी है, एंड आई थिंक इट्स अ फेमस कंपनी. तो दीज आर द एनालिसिस ऑफ द 5 कंपनीज गाइज. There's no stock recommendation. Please do your own research before you invest in